हेलो एवरीवन। आज का अपना स्टडी टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आज अपन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके लिए अपन को पहले कुछ लॉज की आवश्यकता होगी। इन लॉज को अपन देखते हैं और लॉज में कौन कौन सी प्रकाश किरणें अपने पास में काम में आएंगी वो देखेंगे। कौन सी इंसिडेंट प्रकाश किरण होगी, कौन सी रिफ्लेक्ट प्रकाश किरण होगी, इनको अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में आता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं वो प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद में फोकस से गुजरती हैं। इसको अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो भी आपके पास में गोलीय मिरर होता है, जो भी आपके पास में मिरर है वो एक गोले का टुकड़ा होता है। ये एक आपके पास में होलो स्फेयर होता है। तो अगर हम इसको अच्छे से बनाएं तो आपके पास में ये इस प्रकार से एक गोले का रूप ले लेगा। ये हमने कनकेव मिरर के लिए लिया है। कनकेव मिरर में यहाँ पर आपको जो सी पॉइंट मिल रहा है ये इस गोले का केंद्र बिंदु है और इस दर्पण के लिए ये एक वक्रता केंद्र का काम करता है। तो यहाँ पर अपने पास में एक प्रकाश किरण अपन ने ली। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और फिर ये परावर्तन के बाद में फोकस से गुजर जाती है। देखो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपतन बिंदु अगर अपन ले लें एम, तो आपतन बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है और फिर यहाँ से परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पर आपके पास में जो ये एक काल्पनिक रेखा दिखाई दे रही है, ये काल्पनिक रेखा एक अभिलंब के रूप में काम करती है। अभिलंब के रूप में काम करेगी तो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण हो जाएगा और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो आपके पास में परावर्तन कोण हो जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम जो होते हैं वो सभी पृष्ठों के लिए वैध होते हैं, हर बिंदु पर ये लागू होते हैं। तो आपके पास में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एम पॉइंट पर मिल जाता है। देखो अब ये जो सी एम लाइन है ये अभिलंब कैसे है इसको अपन देखना चाहेंगे। तो अपन जानते हैं, जैसे मान लो कि ये आपके पास में कोई सर्कल है, ये इसकी सरकमफेरेंस हो गई, इसकी परिधि हो गई और यहाँ पर इसका सेंटर हो गया सी। तो सेंटर से कोई भी अगर रेखा अपन परिधि पे खींचते हैं तो वो परिधि के बिंदु पर अभिलंब होती है। ये यहाँ पर अभिलंब हो जाएगी। अगर अपन यहाँ खींचे तो ये यहाँ पर अभिलंब हो जाएगी, यहाँ खींचे तो यहाँ पर अभिलंब हो जाएगी, यहाँ खींचे तो यहाँ पर अभिलंब हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, उसके अंदर जो प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है या उस जो काल्पनिक रेखा अपन मानते हैं वो अभिलंब किरण होती है। ये आपके पास में नॉर्मल रे मानी जाती है। तो सी से जो आपके पास में रे गुजरती है उसको अपन अभिलंब किरण कहते हैं। अब अपन पहले लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही थी वो दर्पण से टकराने के बाद में फोकस से गुजर जाती है और इस कंडीशन के अंदर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमें मिलता है, यानी परावर्तन के नियमों का इसके अंदर पालन होता है। इसी प्रकार से अगर अपन कन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो कन्वेक्स मिरर के लिए आपको पता है कि जो एफ और सी ये दोनों पॉइंट हैं ये दर्पण के पीछे स्थित होते हैं। ये दोनों के दोनों दर्पण के पीछे स्थित है। तो इसी प्रकार से आपके पास कन्वेक्स मिरर भी एक होलो स्फेयर का कोई ना कोई पार्ट होगा और उस होलो स्फेयर के पार्ट को अपन ने यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के रूप में ले लिया है। अगर इसको अपन डॉटेड रूप से पूरा कर देते हैं तो ये एक आपके पास होलो स्फेयर बन जाता है। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर आपके पास में सी से जो आपने एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ की है, ये वर्चुअल लाइन इसके अंदर एक नॉर्मल रे की तरह काम करेगी, एक अभिलंब की तरह काम करेगी और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है वो दर्पण से टकराने के बाद में मीडियम में डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे की ओर लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास में इसके अंदर भी जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है वो आपको मिलते हैं और यहाँ पर भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका पालन होता है। तो अपन देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद में फोकस से ही गुजरती है। ये दूसरा कोई भी रास्ता नहीं लेती, ये हमेशा फोकस से ही गुजरती है। सेकंड जो आपके पास में आता है वो है गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली जो आपतित प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। अब आपतित प्रकाश किरण जो है वो फोकस बिंदु से गुजर रही है। हमने प्रकाश किरण को फोकस बिंदु पर आपतित करवाया है
और वो दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो इसको भी अपन देखते हैं रे डायग्राम से कि ये किस प्रकार से होता है। तो फिर से आपके पास दोनों मिरर हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो यहाँ पर आप फिर से देखो, हमने एक होलो स्फीयर बना दिया है और जिसका सेंटर सी है। इसमें भी होलो स्फीयर बना दिया है जिसका सेंटर सी है। इसमें आपके पास जो कनकेव मिरर है, जो अवतल दर्पण है, उसमें आपके पास एफ और सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने स्थित है। एफ और सी दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने स्थित है। अब हमने एक प्रकाश किरण ली जो कि फोकस से इंसिडेंट होती है और यहाँ पर मान लेते हैं एम पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ में टकराती है और ये टकराने के बाद में इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाती है। तो यहाँ पर फिर आप वही चीज़ करते हैं, यहाँ पर अपन फिर से नॉर्मल की रे ड्रॉ करते हैं जो कि सी एम लाइन के रूप में है। जो नॉर्मल की रे है आपके पास में वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को प्रूव कर देती है। यानी कि यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सभी जिस पॉइंट पर हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और वो रिफ्लेक्टिंग प्लेन में ही लाई कर रहा है। ठीक है, और एंगल आई इक्वल टू यहाँ पर एंगल आर हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपके पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो दोनों के दोनों प्रूव होते हैं। और हम देखते हैं कि जो प्रकाश किरण किसी भी गोलीय दर्पण की सतह पर, जो परावर्तक सतह है उस पर फोकस से आपतित होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ही परावर्तित होती है। इसी प्रकार से अपन कन्वेक्स में देखते हैं तो उत्तल के अंदर भी आपके पास में वही चीज़ है। इसके अंदर एफ और सी दोनों जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या मिरर के पीछे स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रकाश किरण इस फोकस की ओर हमें इंसिडेंट अपीयर होती है तो ये फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गुजर जाती है। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन के अंदर भी आपके पास में जो सेकंड लॉ है वो वैलिड है। यहाँ पर भी आपके पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट आता है वो आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट में अपन ने देखा कि जो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है, जो वक्रता केंद्र से आपतित होती है, वो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसे अभिलंब किरण भी कहते हैं क्योंकि यह परावर्तक तल के लंबवत आपतित होती है। ये अपन ने पहले भी देखा था। हमने देखा था कि सर्कल की जो परिधि है उसके प्रत्येक बिंदु को अगर हम सी से मिलाते हैं तो जो बिंदु है उस पर एक अभिलंब खींचा जाता है। इस कारण से इसको अभिलंब रेखा कहा जाता है। अगर अपन इसको रे डायग्राम से समझें तो हमारे पास इस रे डायग्राम के अंदर देखो कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एक प्रकाश किरण आपतित करवाई है। ये प्रकाश किरण यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी ही रास्ते गुजर जाती है। क्योंकि अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इसी के ऊपर ड्रॉ होगा और इसी के ऊपर ड्रॉ होगा तो यहाँ पर एंगल आर इक्वल टू जीरो, एंगल आई इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। तो जिस रास्ते से प्रकाश किरण आई थी उसी रास्ते से परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर उसी मार्ग में हमें प्रकाश किरण परावर्तित मिलती है और इसमें कोई भी विचलन नहीं होता। तो जो प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर आपतित होती है वो अभिलंब से ही गुजरती है। और इसी प्रकार से हम यहाँ देखें तो इस कन्वेक्स मिरर के अंदर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लस्ड आउटसाइड है, उस पोर्शन को ही दिखाया जा रहा है। ये आपके पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसके ऊपर जो प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंट होती हुई अपीयर हो रही है वो इस सरफेस से टकराकर वापस उसी रास्ते से लौट जाती है और इस कारण से आपके पास इसके अंदर रिफ्लेक्शन मिलता है, वो नॉर्मल रे के रूप में मिलता है और प्रकाश किरण आपको इसके अंदर उसी रास्ते जाती हुई दिखाई देती है जिस रास्ते से ये इंसिडेंट हुई थी। नेक्स्ट आपके पास में यदि प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है, कोई ओब्लिक एंगल बनाते हुए ये आपतित होती है, तो वो तिर्यक एंगल बनाते हुए दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर अपन देखें तो अपन ने कनकेव के लिए ये बनाया है। कनकेव के लिए अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये पोल है, पोल पर कोई लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है और ये फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि जो ये सी है, सी पर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा और रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल के बीच में
हमें रिफ्लेक्शन एंगल मिल जाएगा और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो जो तिर्यक प्रकाश किरण आपतित हुई थी वही तिर्यक दिशा में वापस उसी एंगल से लौट जाती है, क्योंकि अपन जानते हैं क्योंकि आपके पास में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अगर प्लेन मिरर होता तो अपन इसको आसानी से समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस है वो कर्व्ड है, इसलिए आपके पास में कर्व्ड सरफेस के ऊपर भी ये लागू होता है, यानी कि जो रिफ्लेक्शंस के लॉज हैं वो कैसा भी सरफेस हो उसके हर पॉइंट पर हमें वैलिड मिलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये आपके पास में मोस्टली कनकेव मिरर की स्थिति में होता है। और यदि प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये हमें केवल इमेजिन करना होता है ये कि वर्चुअली वहाँ पर मिल रही हैं, तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। इसको आप आभासी और सीधा प्राप्त करोगे। इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हो कि जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है वो उल्टा होगा और जो आभासी है वो हमेशा सीधा होगा। नेक्स्ट अपन इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके लिए आपके पास में कुल 6 स्थितियां बनती हैं। तो उसमें से अपने पास पहली स्थिति, जब वस्तु को अपन अनंत पर रखते हैं तो अपन देखते हैं कि आपके पास में ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ले ली हैं। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फिर ये परावर्तन के बाद में फोकस से गुजर जाती है। इसी प्रकार एक मुख्य अक्ष के नीचे समांतर आती है और वो भी परावर्तन के बाद में फोकस से गुजर जाती है। तो यहाँ फोकस पर 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर ही आपको उस वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा। यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो प्रतिबिंब है इसकी पोजीशन अगर अपन देखें तो ये फोकस पर बनता है। इसका जो साइज़ है ये पॉइंट साइज़ होता है और इसका जो नेचर है ये वास्तविक और उल्टा होता है। तो अपन जानते हैं मैग्नीफिकेशन में हमने देखा कि जो m की वैल्यू माइनस में आती है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। और क्योंकि प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत है, ये पॉइंट साइज़ बन रहा है यहाँ पर फोकस के ऊपर, तो इसके अंदर आपके पास m की वैल्यू जो है वो मोर लेस देन हो जाएगी -1। यहाँ पर जो माइनस साइन है ये केवल और केवल इसके नेचर को दिखाने के लिए है। तो आपके पास m मोर लेस देन हो गया -1। नेक्स्ट आपके पास में जो पोजीशन आती है वो सेकंड पोजीशन आ जाती है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अपन देखते हैं। तो यहाँ पर ये सी है और ये इन्फिनिटी है, इन दोनों के बीच में हमने एक इमेज फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट ए बी रखा। ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ बनेगा ये अपन देखेंगे। तो एक रे मैं ले लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये कहाँ से गुजरनी चाहिए, ये फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद में। तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में ये आपके पास में फोकस से गुजर जाती है। नेक्स्ट जो आपके पास में रे है वो मैं नॉर्मल रे के रूप में लेता हूँ। ये जो नॉर्मल रे है ये सी से इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्शन के बाद में वापस सी के रास्ते ही लौट जाएगी। तो जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास में सी और एफ के बीच में मिलता है और सी और एफ के बीच में आपको इसका जो इमेज है ए डैश बी डैश के रूप में मिल जाता है। ये ए डैश बी डैश आपको ए बी वस्तु का इमेज मिल जाता है। तो अपन इसके स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि ये इमेज की जो पोजीशन है वो एफ और सी के बीच में है। इमेज एफ और सी के बीच में किसी बिंदु पर बना है। इसका जो आकार है, इसकी साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पर ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया है। इसका जो नेचर है तो अपन देख रहे हैं कि जो लाइट रेज है इस हेड से आ रही थी, हेड नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपके पास में वास्तविक और उल्टा बन जाता है। यहाँ पर इसके जो नेचर है वो वास्तविक और उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है। और क्योंकि ये ज़्यादा छोटा नहीं है तो m की वैल्यू लेस देन -1 हमें इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर m लेस देन -1 वस्तु के आकार को छोटा दिखा रहा है, वास्तविक दिखा रहा है और उल्टा बता रहा है। नेक्स्ट आपके पास में जो कंडीशन आती है वो आती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पे रखा है या अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है, तब इसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा ये अपन देखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो आपके पास में इमेज अपन इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, सी पर रखा है। एक लाइट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाई, रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी हमने फोकस से इंसिडेंट करवाई और रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर हमें हेड मिल जाएगा। हेड से दो प्रकाश किरणें निकली थी तो हेड ही यहाँ पर मिलेगा बी डैश के रूप में, और ए डैश आपको यहाँ पर इसकी दूसरी पोजीशन मिल जाती है। तो आपके पास में जो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो वापस सी पॉइंट पर ही हो गया है। तो यहाँ पर इमेज की जो पोजीशन है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है, वो वक्रता केंद्र सी पर ही मिलती है। इसका जो आकार है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल मिलता है, तो ये सेम साइज़ का बन रहा है आपके पास में। इसका जो नेचर है ये भी वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। और यहाँ पर एम की वैल्यू, क्योंकि साइज़ इक्वल है दोनों की, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज़ इक्वल है, तो एम इक्वल टू -1 आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास में जो इसकी कंडीशंस, जो इसकी पोजीशन की पॉसिबिलिटी बनती है वो आती है कि आप जो ऑब्जेक्ट है वस्तु को सी और एफ के बीच में रख देते हो। तो जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखोगे तो इसका रे डायग्राम कैसे बनता है ये अपन देखते हैं। तो इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, इस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया। अब ऑब्जेक्ट के हेड से दो लाइट रेज अपन इंसिडेंट करवाते हैं। एक लाइट रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस से गुजर जाती है। दूसरी फोकस इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाती है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर हेड मिलता है और यहाँ पर ये जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इन्वर्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर भी फिर से आपके पास में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो अपन देखें इसमें इमेज की जो पोजीशन है, इमेज हमें सी और इन्फिनिटी के बीच में मिल रहा है, सी और इन्फिनिटी के बीच में हमें इमेज मिल रहा है। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी और सी के बीच में मिल रहा है और उसका जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। फिर आपके पास में उसका जो नेचर है वो वास्तविक हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और एम की वैल्यू अब इस कंडीशन में ग्रेटर देन हो गई है -1। यहाँ पर आपके पास में ये ग्रेटर देन हो जाती है -1, यानी कि जो आपके पास इमेज बना है ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया है। और नेक्स्ट जो आपके पास कंडीशन आ जाती है उसके अंदर अपन देखते हैं बिंब की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। तो नेक्स्ट पोजीशन आपके पास में आ जाती है यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा ये अपन इसमें देखेंगे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी और इसको हमने कनकेव मिरर के सामने फोकस पे रख दिया। फिर से दो लाइट रेज इंसिडेंट करवाते हैं। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है जो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से गुजर जाती है। दूसरी लाइट रे जो है, दूसरी लाइट रे अपन ओब्लिक लाइट रे के रूप में लेते हैं, एक तिर्यक रेखा के रूप में लेते हैं जो पोल पर इंसिडेंट करवाते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में एक तिर्यक रेखा के रूप में ही निकल जाती है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ये लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल मिल जाती हैं। तो जब दो प्रकाश किरणें समांतर मिलती हैं तो समांतर प्रकाश किरणें हमेशा अनंत पर ही मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको जो इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा वो इन्फिनिटी पे मिलेगा और प्रतिबिंब जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसकी प्रकृति वास्तविक हो जाएगी, उल्टा होगा। और इस कंडीशन में जो इसकी मैग्नीफिकेशन है, जो इसका रैखिक आवर्धन है, उसकी वैल्यू मोर ग्रेटर देन -1 हो जाएगी। कनकेव मिरर के लिए जो नेक्स्ट कंडीशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक तरह से एक्सेप्शनल केस होता है, एक अपवाद की स्थिति होती है। इसके अंदर हमें जो इमेज मिलता है वो आभासी और सीधा मिलता है और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा मिलता है। ये किस प्रकार से मिलता है तो अपन देखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को, जो वस्तु है अपनी, उसको अपन एफ और पी के मध्य यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एफ और पी है, इन दोनों के बीच में हमने एक वस्तु ली ए बी और इस वस्तु को रख दिया। अब इसमें से दो प्रकाश किरणें अपन इंसिडेंट करवाते हैं। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमने ली और ये परावर्तन के बाद में फोकस से गुजर जाती है।
दूसरी प्रकाश किरण हमने अभिलंब रेखा के रूप में ली, यानी कि अभिलंब रेखा के ऊपर ये सी की ओर आपतित होती है और सी की ओर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं। दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर हमें काल्पनिक एक प्रतिबिंब मिल जाता है। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में होता है और इसके जो स्थिति है वो दर्पण के पीछे मिलती है। ये वस्तु से आकार में बड़ा होता है और इसकी जो प्रकृति है ये आपके पास में वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और इस कंडीशन के अंदर m की वैल्यू +1 से ज़्यादा मिलती है, ग्रेटर देन +1 मिलती है। यहाँ पर जो प्लस है वो आभासी प्रतिबिंब की स्थिति के लिए है और इस आभासी स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट अपन कनकेव मिरर से और कन्वेक्स लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग पोजीशन को अलग अलग मार्किंग दे दी है। जैसे ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो आपके पास में इसको 1 नंबर, सी और एफ के बीच में है तो 2 नंबर, सी पर है तो 3 नंबर, इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो 4 नंबर, और अगर इन्फिनिटी पर है तो 5 नंबर, और अगर एफ और पी के बीच में है तो 6 नंबर दे दिया। ये एक्सेप्शनल एक अपवाद का केस है। ठीक है, तो अब अपन इसको अगर याद रख लेते हैं और वस्तु की स्थिति अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 के रूप में, यानी वस्तु एफ पे रखी है, वस्तु सी और एफ के बीच रखी है, वस्तु सी पर है और आपके पास वस्तु अनंत और सी के बीच में है और वस्तु अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति कैसे आएगी, हम इसके अंदर इसको जस्ट उलट के करके लिख देंगे। जहाँ 1 2 3 4 5 थे वहाँ पर अब इसको 5 से स्टार्ट कर देंगे, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब वस्तु फोकस पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, 5 पर बन गया, यानी अनंत पर बन गया। फिर वस्तु जब आपके पास सी और एफ के बीच में थी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, 4 नंबर पे बन गया, इन्फिनिटी और सी के बीच बन गया। जब वस्तु सी पर थी तो आपके पास प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, सी पर बन गया। इस तरह से आपके पास में ये लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आकार की बात करें तो आकार के लिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि 5 मोर ग्रेटर देन है 1। ठीक है, तो 5 मोर ग्रेटर देन है 1 यहाँ पर, तो आपके पास में जो स्थिति है अगर आप देखें तो यहाँ पर इमेज की साइज़ है वो पॉइंट के रूप में हो गई है। 4 ग्रेटर देन 2 है तो ये काफ़ी छोटे आकार का हो गया है, पॉइंट साइज़ का नहीं है। 3 = 3 जहाँ है वहाँ पर समान साइज़ का हो जाता है। फिर आपके पास विवर्धित और अत्यंत विवर्धित आ जाता है। यहाँ पर जो इमेज बनता है ये इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जबकि जो छठी स्थिति थी एफ और पी के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो यह एक्सेप्शनल केस था। इसके अंदर हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी और सीधा भी बनता है। नेक्स्ट अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में 2 स्थितियां बनती हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो या तो अनंत पर रखा जा सकता है या जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के सामने अनंत व ध्रुव के मध्य अक्ष के ऊपर कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है वो अपन इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर पहली स्थिति देखते हैं अपन कि जब ऑब्जेक्ट है वो आपने इन्फिनिटी पर रख दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो आपके पास इमेज किस तरह से बनेगी। तो रे डायग्राम देखें अपन, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये प्रकाश किरणें यहाँ पर रिफ्लेक्शन देती हैं और दर्पण से टकराने के बाद में ये डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमें फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो फोकस है इसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपके पास में फोकस आ जाएगी। फिर आपके पास इसका साइज़ एक पॉइंट साइज मिल रहा है, बिंदुवत आकार मिल रहा है। और क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, ये केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इसका जो नेचर है वो आभासी और सीधा हो जाएगा। अगर हम रैखिक आवर्धन के रूप में इसको देखें तो m मोर ग्रेटर देन +1 आएगा। यहाँ जो प्लस है ये यहाँ पर वर्चुअल नेचर को दिखाता है। ठीक है, आभासी नेचर को दिखाने के लिए लगाया जाता है। तो m यहाँ पर आ जाएगा मोर लेस देन +1। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास में जो कंडीशन आती है वो आती है कि आपने ऑब्जेक्ट को, जो वस्तु है, उसको इन्फिनिटी और ध्रुव के मध्य रख दिया है, पोल के बीच में और इन्फिनिटी के बीच में इसको रख दिया है। दर्पण के सामने ये किसी भी बिंदु पर स्थित हो सकती है। तो जब दर्पण के सामने अपन इसको देखते हैं तो आपके पास इमेज का फॉर्मेशन कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में एक वस्तु रख दी, ए बी वस्तु रखी है। इसमें से दो प्रकाश किरणें ली हैं। एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाई, ये हमें परावर्तन के बाद में फोकस से आती हुई प्रतीत हो जाएगी। दूसरी हमने सी के ऊपर इंसिडेंट करवाई, ये अभिलंब रेखा के रूप में आती है, तो ये उसी मार्ग पर वापस परावर्तन के बाद लौट जाएगी, जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये बिंदु पी और एफ के बीच में स्थित है। यहाँ पर इसका इमेज बन जाता है। ये इमेज ए डैश बी डैश आभासी है, सीधा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि प्रतिबिंब जो इस स्थिति में बनता है वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। इसका आकार छोटा होता है, ये पॉइंट साइज नहीं है, थोड़ा सा उससे बड़ा है, आकार छोटा है लेकिन वस्तु से छोटा है। यहाँ इसकी प्रकृति भी आभासी और सीधा हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब है वो आभासी प्रकार का बनेगा, सीधा बनेगा और m की वैल्यू लेस देन +1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी आप आभासी, सीधा या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहो, ये कंपटीशन लेवल से आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जब भी आप आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हो तो वो हमेशा अवतल दर्पण से बनेगा, ना कि कन्वेक्स से, ना कि उत्तल से। क्योंकि जब भी वस्तु P और F के मध्य रखी जाती है तो उत्तल दर्पण में दोनों स्थितियों में ही प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बनता है, ना कि बड़ा। तो जब भी हमें बड़ा प्रतिबिंब चाहिएगा, आभासी प्रतिबिंब चाहिएगा, सीधा प्रतिबिंब चाहिएगा, तो हम अवतल दर्पण से ही उसे प्राप्त कर सकते हैं।